मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, साचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम वैश्विक आतंकवाद के अंदर ही, जैसे कल वैश्विक आतंकवाद का पहला भाग अध्ययन किया, आज दूसरा अध्ययन करेंगे, जिसमें भारत में आतंकवाद, रूस में आतंकवाद, चीन में, श्रीलंका में, इसी प्रकार अन्य देशों का अध्ययन करते हुए, जिसमें आतंकवाद उग्र समाज के ऊपर आतंकवाद का रूप और आतंकवाद कौन कौन से आतंकवादी गुट हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ और आतंकवाद का हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अघोषित युद्ध में निम्नलिखित प्रकार का विशाल स्वरूप धारण कर लिया। जैसे घुसपैठ में बढ़ोतरी करने, उसे कारगर बनाने के लिए पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा पार से गोलाबारी में वृद्धि, भाड़े के विदेशी सैनिकों के प्रशिक्षण में बढ़ोतरी, जम्मू और कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियों को धारदार नेतृत्व प्रदान करने के लिए परदेशी भाड़े के विदेशी सैनिकों का इस्तेमाल, उग्रवाद के दायरे को जम्मू और उससे आगे तक बढ़ाना, जिसमें राजौरी, पुंछ, डोडा पर अधिक ध्यान देना, अर्थात पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में उग्रवादी गतिविधियाँ बढ़ाना, घुसपैठ के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ कुछ उच्च तंगुता वाले दरों सहित नए रास्तों का प्रयोग, सांप्रदायिक समीकरणों के ध्यान में रखते हुए निर्देश लोगों की हत्या करना, सुरक्षा बलों पर अत्याधुनिक हथियारों से और अलग अलग स्थानों पर अल्पसंख्यकों पर हमला करवाना, अचूक निशाने वाली लंबी दूरी के हथियारों के अधिकाधिक प्रयोग से उग्रवादी रणनीति में नया आयाम जुड़ा है, फिदायनी आत्मघाती दस्तों नियंत्रण प्रयोग, राज्य में उग्रवाद को जारी रखने के लिए धन प्रवाह में वृद्धि, इसके बड़ी मात्रा जाली मुद्रा है और यह हवाला के माध्यम से आता है। निश्चित कश्मीरी संस्कृति को बदलने के उद्देश्य से इस्लामिक रूढ़िवादियों को जम्मू कश्मीर में अनवरत भेजते रहना है। कश्मीर मामले पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान में कूटनीतिक और आक्रामक प्रचार पुरजोर तरीके से जारी रखता है। उग्रवादी गतिविधियों में स्थानीय युवकों को अधिकाधिक शामिल करना, इस हेतु भर्ती अभियान तेज किया गया। इससे उग्रवादी आंदोलन को स्वदेशी रूप देने की कुटिल चाल को जामा पहनाया गया है। यानी जम्मू कश्मीर में बहुत से आतंकवादी गुट सक्रिय हैं इस समय, जिनमें प्रमुख हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तोयबा, हरकत उल मुजाहिदीन, हरकत अल जिहाद ए इस्लामी, तहरीक उल मुजाहिदीन अल बदर, हिजबुल मुजाहिदीन को छोड़कर अन्य गुटों में अधिकांशतः भाड़े के विदेशी सैनिक हैं। हाफिज सईद लखवी, मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, मौलाना फजलुल्लाह जैसे आतंकवादियों को IS का समर्थन और सुरक्षा हासिल रही है। यानी कि रूस में भी आतंकवादी और चीन में भी आतंकवादी घटनाएं होती रही, श्रीलंका में भी, जैसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे, इसी प्रकार से अल्जीरिया, सूडान, मिस्र इत्यादि देशों में भी आतंकवाद है। यानी आतंकवाद रुग्ण समाज की उपज है। यानी कि आतंकवाद राज्य और समाज के विषय चरित्र की उपज है। समाज में व्याप्त बहुआयामी विषमताएं, असंतुलन, क्षेत्रीय असमानताएं, आकांक्षाएं, सामंती एवं औपनिवेशिक मूल्य दृष्टियों, जातियों एवं वर्णगत वर्चस्ववादी, धार्मिक असहिष्णुता, अवैज्ञानिकता, अंधविश्वास, धर्मगत राज्य व कट्टर राष्ट्रवाद, युद्ध अनुमोद, तकनीकी कौशल का नकारात्मक प्रयोग, राजसत्ता का कुलीनीकरण जैसी घातक प्रवृत्तियां फाशीवाद, उग्रवाद और आतंकवाद को बीज, खाद, जल, जमीन प्रदान करती है। आतंकवाद की उत्पत्ति राज्यों में अल्पसंख्यकों या रंगभेद या जातीयता और धर्म के नाम पर अपनाए गए दमन और शोषण की दोगली नीति के कारण हुई है। धार्मिक कट्टरवादियों एवं जातीय अनुवाद और बाहरी राष्ट्रों द्वारा किए गए पोषण ने आतंकवाद को तेजी से विकसित किया। आतंकवाद बीमार, रुग्ण सामाजिक व्यवस्था को उत्पाद है। इसकी उत्पत्ति राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मांगों की तरफ एक लंबे समय तक ध्यान न देते या एकीपन के परिणाम स्वरूप होती है। आज की स्थिति में असंतोष, हताश, निराशा, अपेक्षा, शोषण और अत्याचार इसके प्रमुख कारण हैं। जब तक न्याय मिलने में विलंब या कुप्रबंध रहेगा, आतंकवाद किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगा। इन्हीं कारणों से नई सदी का आतंकवाद पहले से कहीं अधिक व्यापक, गहरा और शक्तिशाली बन चुका है। आतंकवादियों के पास रॉकेट लॉन्चर, तोपें, मशीन गन, शक्तिशाली बम, RDX जैसी विस्फोटक सामग्री, हेलीकॉप्टर, गुप्त विमान, अकूत जाली मुद्राएं, गोपनीय उद्योग व बैंक खाते, शक्तिशाली संचार प्रणाली, भूमिगत रेडियो व TV स्टेशन, आत्मघाती दस्ते जैसे विध्वंसकारी संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।
आतंकवाद के रूप जो है, जिसमें आतंकवाद की अभिव्यक्ति कई रूपों में दिखाई देती है। आतंकवाद का पहला रूप मानव बम है। मानव बम एक ऐसा हथियार है जिसकी काट अब तक विश्व की किसी भी सुरक्षा एजेंसी, सरकार, सेना के पास नहीं है। मरने मारने का संकल्प लिए उच्च विस्फोटकों से लैस चलता फिरता कोई युवक या युवती मानव बम बना वह व्यक्ति 6 से 18 किलोग्राम RDX को बेल्ट में भरकर अपने कमर से बांधे रहता है, जो प्लास्टिक कैप और बैटरी से जुड़ी रहती है। बेल्ट में भरे विस्फोटक का विस्फोटन इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पर आधारित होता है, जिसे मात्रा एक छोटे से बटन को दबाकर विस्फोट किया जा सकता है, और वह बटन मानव बम बने व्यक्ति को सुविधाजनक पहुंच के भीतर मौजूद होता है। एक अनुमान के अनुसार इस समय विश्व में 75 से भी अधिक ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जिनके पास मानव बम मौजूद है। इनमें श्रीलंका का उग्रवादी संगठन लिट्टे प्रमुख था। मानव बमों का तैयार करने में भी इस संगठन का सर्वाधिक दक्षता हासिल थी। लिट्टे के पास मानव बमों की पूरी एक ब्रिगेड थी, जिसमें 250 मानव बम आतंकवादी कार्रवाई हेतु हरदम तैयार रहते थे। 900 से ज़्यादा रंगरूट मानव बम बनने की प्रतीक्षा में रहते थे। सन 1980 और 2000 की अवधि में आतंकवादी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए लगभग 275 मानव बमों का इस्तेमाल किया गया। इसमें सबसे ऊपर लिट्टे था, जिसने तबाही मचाने के लिए सबसे ज़्यादा 168 बार मानव बमों का प्रयोग किया। जिनमें हजारों लोग मारे गए और अरबों खरबों की संपत्ति नष्ट हुई। लिट्टे के बाद दूसरे स्थान पर हिजबुल्लाह एवं सीरिया समर्थित आतंकवादी संगठन इस्लामी जिहादी ने इस अवधि में 52 बार मानव बमों का इस्तेमाल किया। इनके अतिरिक्त ओसामा बिन लादेन का अल-कायदा, फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा फिलिस्तीनी लिबरेशन फ्रंट एवं हमास PKK के नाम से प्रसिद्ध तुर्की का कुर्दिस्तान और वर्कर्स पार्टी और पाकिस्तान का लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद नामक उग्रवादी संगठन बड़ी संख्या में मानव बमों द्वारा हमला करने की क्षमता रखते हैं और हमला करते रहे। अमेरिकी गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2000 के अनुसार इस समय पूरी दुनिया में 550 से 600 तक की संख्या में मानव बम तैयार स्थिति में घूम रहे हैं, और वे कुछ भी कर सकते हैं। एक बार लेसन बना रहा हूँ, बाद में आना 10 मिनट। अनुसार इस समय पूरी दुनिया में 550 से 600 तक की संख्या में मानव बम तैयार स्थिति में घूम रहे हैं, और वे कुछ भी कर सकते हैं। आज विश्व के किसी भी देश पर मानव बमों के हमले का खतरा मंडरा रहा है। सर्वाधिक खतरा ओसामा बिन लादेन के अल-कायदा से है, क्योंकि यह विश्व के सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियारों से सुसज्जित सबसे बड़ा, खतरनाक और सर्वाधिक संपन्न आतंकवादी संगठन है। इसका नेटवर्क विश्व के 60 देशों में फैला हुआ। आतंकवाद का दूसरा स्वरूप संगठित सुनिश्चित रूप से वित्त पोषित संगठन के रूप में दिखलाई देता है, जो अपने हिंसक और बलकारी गतिविधियों द्वारा संपूर्ण जनमानस को आतंकित करते हैं। आतंकवादी गतिविधियाँ अरब रेवोल्यूशन ब्रिगेड और इस्लामी जिहाद जैसे संगठनों द्वारा संपन्न की जाती है, और ये समूह आदेश, सदस्यता और उनके मुख्यालय से आबद्ध होते हैं। अनेक बार आतंकवादी कार्रवाई या घटना की जिम्मेदारी किसी न किसी समूह या गुट द्वारा ली जाती है। समसामयिक विश्व के प्रमुख आतंकवादी संगठन डायरेक्ट एक्शन ग्रुप फ्रांस, अल फतह फिलिस्तीन संगठन, अबू निदाल संगठन फिलिस्तीन संगठन, 15 मई अरब संगठन फिलिस्तीन संगठन, एंग्री ब्रिगेड ग्रेट ब्रिटेन, आर्मीनिया सीक्रेट आर्मी फॉर द लिबरेशन ऑफ आर्मीनिया, बादर मिनहाफ ग्रुप जर्मनी, बैक जून फिलिस्तीनी संगठन, इलिम रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका, हिरावल कतार इटली, जर्मन एक्शन ग्रुप जर्मनी, जापानी लाल सेना जापान, मोसाद इजराइल, जनता विमुक्त पेरुमन श्रीलंका, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन फिलिस्तीन संगठन, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी आयरलैंड, ब्लूच पीपल्स लिबरेशन फ्रंट जैसे पाकिस्तान में जो संगठन है, ब्लूच पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, ब्लूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, अवामी हरकत उल अंसार, जमात अल फारूक, मुहाजिर कौमी मूवमेंट, हकीकी फैक्शन, मुताहिदा कौमी मूवमेंट, अल्ता फैक्शन, जमात उद दावा, लश्कर-ए-तोयबा, तहरीक-ए-तालिबान। 2003 से अब तक 55,000 पाकिस्तानी लोग आतंकी हमले मारे गए हैं। इससे भी ज़्यादा अब हो
की संख्या 5000 पाकिस्तान लोग वर्ष 2014 में आतंकी हमले में अकेले में मारे गए थे। अफ़गानिस्तान में जो है हरकत ई इस्लामी, जमात इस्लाम, नेशनल इस्लामिक मूवमेंट, नॉर्दर्न एलायंस, तालिबान मिलिशिया, यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट फॉर द सेल्वेशन ऑफ अफगानिस्तान, इसी प्रकार से इसराइल में जो संगठन है अबू निडाल ऑर्गेनाइजेशंस, डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, फतेह अपरिशिंग, हमस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मर्ड अरब स्ट्रगल, पैलेस्टीन लिबरेशन फ्रंट, अबू अब्बास फंक्शंस, पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, सऊदी अरेबिया, हिजबुल गल्फ, इस्लामिक जिहाद इन हिजाज, जमात उल अदला अल आलमिया, लोगी ऑन ऑफ द मार्टिरिया, अब्दुल्ला अल हुज़ैफ़ी मूवमेंट फॉर इस्लामिक फ्रंच, चेंज टाइगर्स ऑफ द गल्फ, अल हरकत अल इस्लामिया, अंसर द हिजबुल्लाह, बबाक खौरमदीन ऑर्गेनाइजेशन, बैनर ऑफ कौवा, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानिया कुर्दिस्तान, नेशनल लिबरेशन आर्मी ऑफ ईरान। इसके अलावा आतंकवाद का तीसरा रूप जो है उसमें राज्य प्रायोजित स्टेट आतंकवाद है। विश्व के कई देश प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आतंकवाद को सहाय व प्रशिक्षण दे रहे हैं। पैटर्न्स ऑफ ग्लोबल टेररिज्म 1989 नामक रिपोर्ट में 6 राष्ट्रों क्यूबा, ईरान, इराक, लीबिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी यमन, सीरिया राज्य प्रायोजित आतंकवाद का समर्थन माना गया है। चौथा रूप इस्लामिक आतंकवाद का है। इस्लामिक आतंकवाद का अर्थ यह लगाया गया है कि जो राष्ट्र इस्लाम को मानते हो आतंकवाद के रास्ते पर है, या दूसरे अर्थ में कहें तो इस्लाम का कट्टरवादी नेतृत्व तो पूरी दुनिया में रहने वाले इस्लाम के अनुयायियों को अपने साथ लेकर चलना चाहता है। विश्व के अनेक क्षेत्रों में इस्लामी राज्य स्थापित करना चाहता है। इस्लाम के प्रति निष्ठा उन्हें एक भावना के सूत्र में बांधती है जो देश की सीमा विभाजन से प्रभावित नहीं होती। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ और आतंकवाद जो है उसमें हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने कानूनी और राजनीतिक दोनों ही उपाय करते हुए आतंकवाद की समस्या पर निरंतर ध्यान दिया। कानून क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र और उसकी विशेषता एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ बुनियादी कानूनी दस्तावेज का रचना करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के एक नेटवर्क का विकसित किया। ऐसी विशेषता एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICAO, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO और अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA बुनियादी कानून दस्तावेज की रचना करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं। विमानों पर किए गए अपराधों एवं कतिपय अन्य कार्यों पर कन्वेंशन 1963 में टोक्यो में स्वीकृत विमानों के गैर कानूनी कब्जे के निरोध हेतु कन्वेंशन द हैग 1970। इसी प्रकार नागर विमानन की सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी कार्यों के निरोध का अपर कन्वेंशन मॉन्ट्रियल 1971 राजनयिक प्रतिनिधि सहित अंतर्राष्ट्रीय रूप से सुरक्षा प्राप्त लोगों के खिलाफ अपराधों के निरोध एवं दंड का कन्वेंशन न्यूयॉर्क 1973, आणविक सामग्री की भौतिक सामग्री पर कन्वेंशन वियना 1980, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन के लिए उपयोग किए जा रहे हवाई अड्डों पर हिंसा के गैर कानूनी कार्यों के निरोध के निमित्त प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल 1988। इसी प्रकार से समुद्री नौकायान की सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी कार्यों के निरोध पर कन्वेंशन रोम 1988, महाद्वीपीय समुद्री चट्टान श्रेणी पर स्थित फिक्स्ड प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी कार्यों के निरोध का प्रोटोकॉल रोम 1988, खोज के उद्देश्यों के निमित्त प्लास्टिक विस्फोटकों के विमुक्तन पर कन्वेंशन मॉन्ट्रियल 1991। इसी प्रकार से महासभा ने 4 कन्वेंशन प्रस्तुत किए हैं। बंधक बनाने के खिलाफ कन्वेंशन 1979 में पक्ष राज्य बंधक बनाने के काम को उपयुक्त दंडों द्वारा दंडित करने पर सहमत हो गए हैं। वे अपने कार्यक्षेत्रों में कतिपय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने, सूचना के विनिमय और किन्हीं भी आपराधिक या प्रत्यार्पण प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए भी सहमत हो गए हैं। यदि कोई पक्ष राज्य किसी आरोपित अपराधी को प्रत्यार्पण नहीं करता है तो उस मामले को अपने ही अधिकारियों के पक्ष समक्ष अभियोजन के लिए अनिवार्य बनाए रखना चाहता है। दिसंबर 2000 तक कन्वेंशन के 94 पक्ष राज्य थे। संयुक्त राष्ट्र एवं सहयोगी कर्मचारियों की सुरक्षा पर कन्वेंशन 1994 के लिए 1993 में महासभा ने संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों पर हमले के अनेक घटनाओं के अबाध अनुरोध किया था। इन हमलों में लोगों के घायल होने के अलावा मौतें भी हुई थी। दिसंबर 2000 तक के इस कन्वेंशन के 49 पक्ष राज्य थे।
आतंकवादी बमबारी के निरोध में के निमित्त अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1997 का उद्देश्य आतंकवादी बमबारी के लिए वांछित लोगों को सुरक्षित स्थलों से वंचित रखना है। इसके अनुसार प्रत्येक पक्ष राज्य को वचनबद्ध किया गया कि यदि वे प्रत्यार्पण करने वाले अन्य राज्यों को ऐसे वांछित लोगों का प्रत्यार्पण नहीं करते हैं तो वे स्वयं उन्हें दंडित करे। यह कन्वेंशन 22 राज्यों द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद लागू हो जाएगा और दिसंबर 2000 तक 17 राज्यों ने पुष्टि की थी। आतंकवाद को वित्त पोषित करने के निरोध के निमित्त अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1999 पक्ष राज्य को आतंकवादी गतिविधियों का धन देने के आरोपी व्यक्तियों को या तो दंड देने या प्रत्यार्पण करने के लिए वचनबद्ध करता है। इसमें बैंकों का संदेहजनक लेन देन की पहचान के लिए उपाय करने की जरूरत भी है। 22 राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि के बाद कन्वेंशन लागू हो जाएगा। दिसंबर 2000 तक के 2 राज्यों ने इसकी पुष्टि की थी। महासभा द्वारा 1996 में स्थापित एक समिति आणविक आतंकवाद के कार्यों के निरोध के लिए एक कन्वेंशन का विस्तार से संपन्न कर रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में महासभा ने 1994 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति के उपायों का पर घोषणा 1994 में घोषणा की संपूर्ति के लिए घोषणा स्वीकार की, जो आतंकवाद के सभी कार्यों और व्यवहारों को वे जहां भी जिसके द्वारा किए जाए यह अपराध और अनुचित ठहराते हुए उनकी बर्दाश्त न करें। महासभा के 48वें अधिवेशन 1993 में इस आशय का एक प्रस्ताव कि आतंकवाद मानवाधिकार के मार्ग का एक बड़ा रोड़ा है सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसे दूसरे देशों के साथ मिलकर भारत ने पेश किया था। इस संकल्प में आतंकवाद की कार्रवाइयों, तरीकों और उसके अमल की स्पष्ट शब्दों में यह कहकर निंदा की गई कि ये ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जिनका उद्देश्य मानवाधिकारों, आधारभूत स्वतंत्रताओं, लोकतंत्र का विनाश करना, राज्यों की प्रादेशिक अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करना, वंचित गठित सरकारों को अस्थिर करना। इससे सभी राष्ट्रों का आह्वान किया कि आतंकवाद को रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। पाकिस्तान ने इस बात की कोशिश की कि आतंकवाद के दायरे से आत्मनिर्णय के लिए संघर्ष को बाहर रखकर इस प्रस्ताव के तदनुरूप संशोधन किया जाए, परंतु समिति में इसकी बात को कोई समर्थन नहीं मिला। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए भयंकर आतंकवादी हमलों ने आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची के केंद्र में ला दिया। 12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए संबंधित संकल्प 1368 पारित किया। उसके बाद 28 सितंबर 2001 को उसने संकल्प 1373 2001 में पारित किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को प्रतिकार करने के लिए विविध और व्यापक उपायों और नीतियों का उल्लेख है। इस संकल्प में अन्य बातों के साथ साथ सभी राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को धन देने से रोकने और उसके दमन करने और संभावित आतंकवादियों को संबंधित आतंकवादियों को समर्थन देने, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण आदि शामिल हैं, वे वचन के आह्वान करता है। यानी कि आतंकवाद का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अभी 2 प्रक्रियाएं चल रही है। प्रथम, भारत द्वारा प्रस्तावित 1996 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय को अंतिम रूप दिया जाना तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सितंबर 2006 में अंगीकार की गई वैश्विक आतंकवाद विरोधी नीति, वैश्विक आतंकवाद विरोधी नीति, यानी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय पर करार को कराने के प्रयासों में भारत अग्रणी रहा। इसी प्रकार से भारत को पाकिस्तान का जो आतंकवादी हमला था, जिसमें अभी 42 सिपाही खत्म हो चुके थे, ये बहुत गलत था और जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है। आज आतंकवाद की सबसे बड़ी चुनौती आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक हथियारों का होना है। अब आतंकी संगठनों के पास विभिन्न प्रकार के घातक हथियारों और विस्फोटक उपलब्ध है। नाभिकीय हथियार, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार भी आतंकवादियों की पहुंच की परिधि में है। आतंकवादी आज इस स्थिति में है कि वे किसी भी प्रचलित महामारी के जीवाणु, कीटाणु, विषाणु प्रयोगशाला में तैयार कराकर उसका औद्योगिक स्तर पर उत्पादन भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसी भयावह चुनौती से निपटने के लिए दुनिया के सभी छोटे बड़े देशों को एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चुनौती किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कोरोना कोविड-19, अब आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार होने लगा है, तथापि स्थिति यह है कि अभी भी विश्व के अनेक राष्ट्र प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आतंकवाद के साथ दे रहे हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।